सो बच्चों द नेक्स्ट पार्ट इज द पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि एक सर्कल के रिस्पेक्ट में एक लाइन की क्या पोजीशन हो सकती है उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि बेटा ये एक सर्कल है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पर जेईई मेन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेम होने के चांसेस होते हैं। यदि मेंस पैटर्न टेस्ट आता है, सर्कल के अंदर से क्वेश्चन कहां पर आने के चांसेस होते हैं, वो इस पोर्शन से होते हैं। आज ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इससे होते हैं। क्या होता है बेटा, कोई भी लाइन जो होती है एक सर्कल को ऐसे दो पॉइंट पे कट कर सकती है, कोई भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल सकती है, और कोई भी पॉइंट लाइन जो एक सर्कल से कंप्लीटली बाहर भी लाई कर सकती है। यदि वो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। यदि वो टच करते हुए निकलती है तो उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट, और यदि वो बाहर होती है तो हम क्या बोलते हैं, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। ठीक है, ये तो हो गया नोमेनक्लेचर। मतलब line lies completely outside the circle, line lies completely outside the circle। ठीक है, now the question comes in our mind that how we will identify that, like how we will do these calculations to evaluate this concept। तो बच्चों देखो, दिमाग के अंदर सिंपल सी बात आई कि सर्कल कौन सा है। लेट्स से सर्कल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल। लेट्स से लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये लाइन सर्कल को कट करती है, टच करती है या बाहर लाई करती है। तो मैं काम करता हूं, एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं बेटा, दोनों को सोल्व कर लो। बेटा आप सिंपल सी गणित समझिए, दो कर्व को यदि हमें चेक करना है तो मैं दोनों को सोल्व कर लूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। दोनों को सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक ये बन रही है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cm इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक होती है इसके कितने रूट होते हैं? दो रूट होते हैं हमेशा। क्वाड्रेटिक के हमेशा दो रूट होते हैं, नहीं होते? होते हैं दो रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वाड्रेटिक के दो रूट तो होते हैं, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक के जो दो रूट होते हैं, क्या क्वाड्रेटिक के हमेशा दोनों रूट आते हैं? क्या रियल आते हैं क्या? भाई यदि क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रियल आ गए तो दो पॉइंट पे कट कर जाएगी। तो वो रूट की जो कहानी होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है? वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है, डी पर। तो डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी, सी इज दिस। इसको बच्चों थोड़ा सा सोल्व किया जाए तो देखो, सी स्क्वायर एम स्क्वायर से 4 कैंसिल हो गया, 4 बार आया, तो ए स्क्वायर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का ही एम स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और माइनस का सी स्क्वायर। चेक करो बच्चों ये आया कि नहीं आया, आपकी डी की वैल्यू ये आई कि नहीं आई? डी इज दिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ डी आई एम मेकिंग सम ऑफ द कंक्लूजन्स कि यदि सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा या छोटा होगा। Let's talk about these three possibilities of the value of c square with respect to this। बताइए फर्स्ट केस जो मैंने लिखा इसमें क्या कंक्लूजन आने वाला है? फर्स्ट केस में डी कैसा होगा? फर्स्ट केस में डी कैसा होगा? नेगेटिव, मतलब रियल रूट नहीं आएंगे, मतलब आउटसाइड।
आउटसाइड लाई करेगी लाइन, मतलब ये वाला केस। इसमें क्या होगा, डी जीरो हो गया, डी जीरो हो गया मतलब क्वाड्रेटिक के कैसे रूट आएंगे, इक्वल रूट। जब कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो वहां पर इक्वल रूट्स होते हैं या नहीं होते, होते हैं, मतलब लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंट। अब सी स्क्वायर का वैल्यू यदि ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर से छोटा होता है तो लाइन कैसी होगी, सीकेंट होगी। तो बच्चों ये कंडीशन जो है ना, आपको चाहो तो आप याद रख सकते हो, आप याद नहीं करना चाहते तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको मेथड बता दिया है। मेथड क्या है कि वो कर्व को और लाइन को सोल्व कर लो, दैट्स इट। ये जो मेथड है ना कर्व को और लाइन को सोल्व करने का, ये सबसे सिंपल मेथड है, ये सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड है। कैसे सोल्व कर लो और उसके रूट्स का एनालिसिस कर लो। कई बार पूछता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होगी। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती है, लेकिन बेटा ये जो कंडीशंस होती है ना, सी स्क्वायर ग्रेटर देन दिस, सी स्क्वायर लेस देन दिस, ये कभी भी याद नहीं करनी है। इनको याद रखोगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा माइंड में, तो आप उसको मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या और कोई शॉर्ट मेथड है, क्या और कोई तरीका है? जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड सर्कल था, तो लाइन को स्टैंडर्ड सर्कल के साथ सोल्व करना तो आसान प्रोसेस था। यदि जनरल सर्कल होता तो क्या करते भाई, जनरल सर्कल को लाइन के साथ सोल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता कि नहीं लगता? टाइप यस, इफ यू एग्री दैट जनरल सर्कल को लाइन के साथ सोल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है तो ठीक है। तो उस केस में बच्चों में क्या करता है, यहाँ पर देखो मैं सिंपल सी बात करता कि मेरे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है, वो सर्कल स्टैंडर्ड भी हो सकती है, वो जनरल भी हो सकती है। तो सर्कल की इक्वेशन पता है तो आई नो द सेंटर एंड रेडियस। तो लेट्स से द लाइन लाइज हियर, तो मैं यदि सेंटर से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p बोल देता हूं। p इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे सेंटर पता है, मुझे लाइन पता है, तो आई कैन इजीली इवेलुएट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन टू द लाइन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर, ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, मतलब लाइन लाइज आउटसाइड, लाइन लाइज आउटसाइड, और यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस है तो लाइन क्या होगी, लाइन इज टेंजेंट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि रेडियस से छोटी है तो मैं क्या कहूंगा, लाइन इज सीकेंट। बच्चों बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो जो कॉन्सेप्ट P इक्वल टू आर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ज्यादातर बच्चे याद रखें। ये जो कॉन्सेप्ट है ना P और R वाला, इस कॉन्सेप्ट पे जेईई मेन का क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो कोई बोले कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? तो उन बच्चों को मैं यही बोलता हूं कि आप ये याद रखो, P इक्वल टू आर। आप बहुत सारे बच्चे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर याद रखते हैं, आप ये भी याद रख सकते हो, लेकिन इसको याद करते वक्त आपको एक बात और याद रखनी होगी, कि केवल स्टैंडर्ड सर्कल के लिए है, ये जनरल सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं है। आप यदि इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को जनरल सर्कल पे अप्लाई करोगे तो ठेंगा मिलेगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम के अंदर। क्लियर हुई की बात नहीं हुई, जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जैसे कि आप यदि आपको P इक्वल टू आर याद है, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है और लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो P इक्वल टू आर लगाओ जरा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस, तो अपना ये कॉन्सेप्ट आ गया। लो आ गया कंडीशन, सी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कर दो, आ गई कंडीशन, डिराइव हो गई कंडीशन। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, P लेस देन आर, P इक्वल टू आर, P ग्रेटर देन आर। P, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन से हमारा सोल्व हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन आसानी से, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हम इजीली क्रैक कर पाएंगे यहाँ से।
ठीक है, तो देख लीजिए आप, सारी कहानी को नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे दोस्तों? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा कि कोई भी लाइन दे दी गई, बोला गया कि सर्कल के रेस्पेक्ट में आप इसकी पोजीशन चेक कीजिए। पहली कंडीशन तो चेक कर लेंगे, P इक्वल टू आर, P लेस देन आर, P ग्रेटर देन आर से। कोई ये बोल सकता है आपको कि कोई लेमडा डाल दिया गया लाइन के अंदर, बोले लेमडा की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये आउटसाइड लाई करे, लेमडा की वैल्यू बताओ जिसके लिए इनसाइड मतलब कट करे, या फिर टेंजेंट हो। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे बनता है कि हम टेंजेंट्स की इक्वेशन के बारे में डिटेल में बात करें, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा, टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकते हैं उनके बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर है, और वो क्वेश्चन इस तरीके का है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एम की वैल्यूज का रेंज बताइए जिसके लिए लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू, for which the line y equal to mx plus 2 cuts the circle x square plus y square equal to 1 at distinct points। ये जो लाइन है ये सर्कल को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, उसके लिए आप m की वैल्यू बताइए क्या हो। पुलकित आया है, प्रथमेश आया है, दिव्य, किशन, सौमिल, क्या होगा बेटा? डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन रेडियस। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 माइनस 0 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, रेडियस इज 1, स्क्वायर कर दो, 4 इज लेस देन 1 प्लस एम स्क्वायर, सो एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, एम प्लस रूट 3 इंटू एम माइनस रूट 3। डायरेक्ट अंडर रूट मत ले देना, इनइक्वालिटी को सोल्व करना बताया था आपको। तो एम की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से इन्फिनिटी। चेक करो ये आंसर आया कि नहीं आया सभी बच्चों का। कुछ लोग वो कंडीशन याद रखते हैं, यदि तो उनको पता है कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर छोटा होता है या बड़ा होता है बताओ। यदि वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा तो सी स्क्वायर की वैल्यू कैसी होती है? ऐसा होता है। तो सी कितना है? 4 लेस देन रेडियस इज 1, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो उनसे ऐसी आ जाएगी। लेकिन वही कि कंडीशन याद रखना जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, देखो मैं तो वही बात करता हूँ बेटा कि जहां पर दिमाग काम करता है, मतलब कि दिमाग काम क्या करता है कि भाई लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, इसमें बच्चे एग्जाम के अंदर गलती कर देते हैं। तो नेगेटिव हम ऐसा प्रोसेस ही क्यों करें कि टाइम बिंग के लिए हमें याद रहे वो चीज, लेकिन आगे जाकर के हम भूल जाएं। तो बेटर है कि उसको याद ना करें इस प्रोसेस को। ठीक है, क्लियर हो गया टाइप 1 क्वेश्चन। जैसे टाइप 2 क्वेश्चन बेटा ऐसा बन सकता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा डज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू अल्फा टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। चलो एक काम करो, इसमें पहला पार्ट इसके लिए करो कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल को टच करती है लेट्स से, और दूसरा ये जो दिया हुआ था उसके लिए करो। मतलब पहला पार्ट यही है कि ये जो लाइन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इसको टच करती है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। और दूसरा ये है कि इस सर्कल को टच करती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसको टच करती है तो अल्फा की वैल्यू। चलो ये डिफरेंट क्वेश्चन बना दिए, आप इनको सोल्व करो।
तो बेटा पहला जो केस है, यदि लाइन टच करती है तो P इक्वल टू आर लगा दो, या सी स्क्वायर। स्टैंडर्ड केस में तो अपने को ये याद रहता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सी कितना है, सी कितना है, अल्फा। यहाँ पर देखो लाइन को कंडीशन में लगाते हुए ध्यान रखना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट थी। एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि वो जो कंडीशन हमने डिराइव करी थी वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करी थी, ठीक है। तो c इज अल्फा, तो c इक्वल टू दिस a स्क्वायर, रेडियस इज 4, रेडियस इज 2, a स्क्वायर इज दिस 1 प्लस स्लोप इज 1, ठीक है। तो पहले केस में तो अल्फा की वैल्यू आ गई यार, पहले केस में तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2√2 आ रही है क्या, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इसी कंडीशन को यहाँ पर भी लगा देते हैं हम कि नहीं सर सेकंड क्वेश्चन में भी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर लगा देते हैं। क्या ये कंडीशन यहाँ पर लगेगी, क्या नहीं लगेगी दोस्तों, ये कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है। तो यहाँ पर आपको P इक्वल टू आर लगाना होगा। P इक्वल टू आर मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो बेटर में क्या है P इक्वल टू आर, याद रखो टाइम तो ना लगता है। तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है बेटा 1,1। इसकी रेडियस कितनी है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दैट इज √2, ठीक है। तो यदि मैं P इक्वल टू आर का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर से 1,1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, 1 प्लस 1 माइनस अल्फा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, अंडर रूट 2 इक्वल टू रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है √2। अब बेटा स्क्वायर कर देना ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये √2 बन गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 4 अल्फा माइनस का प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0 एंड 4, ठीक है, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0 एंड 4। बेटा ये दो लाइन क्यों आ रही हैं, कैन एनीवन एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली व्हाई वी आर गेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ अल्फा हियर। कैन एनीवन। बेटा हम बात कर रहे हैं यहां पर टेंजेंसी के बारे में, टेंजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी सर्कल पर यदि टेंजेंसी की बात होगी तो सेम स्लोप की दो लाइन हो सकती है ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए दो अल्फा आ रहे हैं, भाई कांस्टेंट में डिफरेंस होगा, स्लोप सेम होगा उनका। तो y इक्वल टू mx प्लस सी में अल्फा सी जो कांस्टेंट टर्म दैट कैन वेरी, मतलब दो उसकी दो वैल्यू आएगी। ज्योमेट्री के लिए एनालिसिस हमारा लाइन की पोजीशन कहती है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी बच्चे को डाउट, क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो बच्चों ये पार्ट था कि लाइन जो है, लाइन उसकी पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या होती है। आई होप ये वाला पार्ट सभी को क्लियर हो गया होगा।